चलो देखेंगे अपन। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भैया कि 1961 ने सब 61 में सबसे पहले कौन थे भैया साइंटिस्ट का नाम? कौन बर्ग ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा भैया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर एक टेम्पलेट डीएनए लिया। टेम्पलेट डीएनए का क्या किया भैया, उसमें फिर क्या मिलाया, डीएनए पॉलीमरेज, फिर मिलाया प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन, प्राइमर क्या करता है, जाके हमारे डीएनए के सेगमेंट से जुड़ता है और फिर उसका रेप्लिकेशन करवाता है, मतलब उसका कॉपी तैयार करता है। तो प्राइमर मिलाया और साथ में सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाए। तो उसने क्या देखा कि भैया हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, हम जो टेम्पलेट डीएनए डाले थे, वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है। क्या बन गया हमारा वो, अरे क्या बन गया वो, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है। अरे क्लियर है भाई, तो समझ में आया। तो हमारा सिंथेटिक डीएनए, याद करो हम लोग पैसेंजर डीएनए के लिए हमारे पास तीन तरीका था, एक था हमारा रैंडम डीएनए मेथड, एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड और एक था हमारा सिंथेटिक डीएनए। क्या ये तीनों बातें समझ में आई थी भाई? अरे पक्की बात। चलो, तो लाल रंग से एक साइंटिस्ट का नाम है, लिखेंगे एचजी खुराना। हम लोग एचजी खुराना की बात करेंगे कि भैया एचजी खुराना कौन थे। तो लिखेंगे हम लोग, साइंटिस्ट का नाम है एचजी खुराना। एचजी खुराना। देखना, सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किसने करा था भैया? अच्छा, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस करना इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि टेम्पलेट को यूज करना, नहीं, हमको टेम्पलेट को यूज नहीं करना है, अपने से बनाना है, मतलब बिना टेम्पलेट के। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया उसका नया बना दिया, अरे वो तो इन विट्रो टाइप का हो गया। वो तो वैसा कर सकता है भाई, हमको पूरा का पूरा स्ट्रैंड खुद से ही बना देना है। समझ आ रहा है क्या? तो भैया एचजी खुराना ने क्या किया भैया, फर्स्ट सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया था इन्होंने। जीन, सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया इन्होंने। और भैया विदाउट टेम्पलेट था कि विथ टेम्पलेट था? विदाउट टेम्पलेट, बिना किसी की मदद से। टेम्पलेट, बिना टेम्पलेट से इन्होंने क्या बनाया भैया, सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन बनाया, आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस करा। कौन थे भैया साइंटिस्ट का नाम? दैट इज एचजी खुराना। क्या नाम था भैया इनका? एचजी खुराना। और इन्होंने किया था इन 1968। कब किया इन्होंने? 1968। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन, अच्छा आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस कैसे किया होगा, पहले जीन का सीक्वेंस देखा होगा क्या क्या है, और फिर वैसन के न्यूक्लियोटाइड लगा के हमारा जीन बना दिया होगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया भैया? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले बनाया फर्स्ट इन 1968। कब बनाया इन्होंने? 1968 में। कब बनाया भैया इन्होंने? 1968 में। और उन्होंने क्या बनाया, हम उसकी बात करें। उन्होंने बनाया ही सिंथेसाइज एक जीन बनाया। उस जीन का नाम था, देखना हम लोग बोले ना भैया, जीन कुछ ना कुछ प्रोटीन बना रहा होगा ना भाई, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो उस जीन का नाम टीआरएनए, जीन ऑफ ईस्ट। किसका जीन था वो? ईस्ट का जीन था। और ईस्ट का जीन था, और वो जीन का नाम क्या था भैया? एलेनिन टीआरएनए जीन। क्या नाम था भैया? एलेनिन टीआरएनए जीन। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया ईस्ट के अंदर जो एलेनिन का टीआरएनए बनाता है उसका जीन रहा होगा। तो ही सिंथेसाइजेस इसको अलग लिखना है ना, एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ ईस्ट, जीन ऑफ ईस्ट। अच्छा बताओ, तो मैं बता चुका था भैया, जब इसको डाला गया होस्ट के अंदर तो ये काम किया या नहीं किया? अरे पहली बार जो उन्होंने बनाया वो काम नहीं किया, उसके 10-11 साल बाद इन्होंने फिर बनाया था। तो इसके 10-11 साल बाद कब हो जाएगा? 1979। अरे सही है क्या? अरे 68 से 69। अरे क्लियर है क्या? तो कुल मिला के 11 साल बाद इन्होंने फिर दोबारा बनाया, और उसका नाम क्या दिया? वो किस ईयर में होगा भाई? 1979 में। तो समझना, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? एलेनिन टीआरएनए जीन बनाया। किसका? अरे किसका? ईस्ट का। और भैया ये जो था, ये एलेनिन टीआरएनए का जो जीन था, ये लगभग 77 बेस पेयर लॉन्ग था। कितना था भैया ये? 77 बेस पेयर लॉन्ग थे। कितने थे भैया ये? 77 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस था। ये हमारा 77 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस था। कोई दिक्कत है क्या?
अच्छा बताओ, जब हम इसको होस्ट में डालें, मतलब जब ईस्ट में डालेंगे, ईस्ट में इसी का जीन बना के इसी में डाल दिए, अगर हम ऐसा किए तो भैया ये फंक्शनल था कि नॉन फंक्शनल था? या फिर अगर तुम इसको होस्ट में डाले, जब एचजी खुराना ने ये वाला जीन बनाया और इसको जब होस्ट में डाला तो ये फंक्शनल रहा कि नॉन फंक्शनल रहा? नॉन फंक्शनल रहा, मतलब ये अंदर जाने के बाद काम नहीं किया। मतलब इसके लिए हम पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया ये हमारा रहा नॉन फंक्शनल इन सेल। जब हम इसको सेल में ट्रांसफर किए तो भैया ये काम नहीं किया, नॉन फंक्शनल इन सेल, ये सेल में काम नहीं किया। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात? तो इसको जब ट्रांसफर किया गया सेल के अंदर तो ये काम नहीं किया। समझ में आया क्या? जब इसको ट्रांसफर किया गया सेल के अंदर तो ये काम नहीं किया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? वापस से बोलो। एच जी खुराना ने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया था बिना टेम्पलेट की मदद से, सिर्फ उसको सीक्वेंस को देखा और वैसा वैसा सीक्वेंस लगा दिया। इन्होंने बनाया 1968 में, और इन्होंने बनाया था एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ ईस्ट, और ये एक 77 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस था, और ये हमारे सेल में काम नहीं किया था। ये क्या नहीं किया था भैया? हमारे सेल में काम नहीं किया था। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो उसके बाद इन्हीं के बारे में लिखेंगे लेटर ऑन मतलब बाद में। लेटर ऑन इन 1979, later on in 1979 he synthesizes a tyrosine tRNA जीन ऑफ ई कोलाई। इस बार किसका जीन बनाया भैया? ई कोलाई का। समझना, इन्होंने कौन सा जीन बनाया? टायरोसिन टीआरएनए जीन ऑफ ई कोलाई। पहले कौन सा बनाया था? एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ ई कोलाई, ये ईस्ट, एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ ईस्ट। ये कितना बेस पेयर लॉन्ग था भैया? 77 बेस पेयर लॉन्ग था, और ये सेल में काम नहीं किया था। बाद में उन्होंने 1979 में क्या बनाया भैया? टायरोसिन टीआरएनए जीन इन ई कोलाई। किसका? ऑफ ई कोलाई, मतलब ई कोलाई का एक जीन था, कौन सा हमारा? टायरोसिन टीआरएनए जीन, उसको बनाया। और इस जीन की बात करें तो भैया ये 207 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस था। कितना बड़ा था भैया ये? 207 बेस पेयर लॉन्ग था। कितना था भैया ये? अरे 207 बेस पेयर लॉन्ग था। और जब इसको सेल में ट्रांसफर किया गया तो ये सेल में काम किया, मतलब फंक्शनल इन सेल। ये सेल में काम किया, मतलब सेल में काम कर रहा था, मतलब फंक्शनल इन सेल। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? बोलो जल्दी। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। यहां तक लिख लिया क्या? एचजी खुराना की बात करें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस विदाउट टेम्पलेट इन 1968 he synthesizes a alanine tRNA gene of yeast which is 77 base pair long and non functional in cell. Clear है भाई? Later on in 1979 he synthesizes a tyrosine tRNA gene of E. coli which is 207 base pair long sequence and it is functional in cell. कोई खत्म क्या? अरे एचजी खुराना का पूरा रोल खत्म हो गया क्या? अब बताओ, समझना। सबसे पहले हम लोग टूल्स में क्या क्या पढ़े थे, बताओ जरा मेरे को। टूल्स में क्या क्या था हमारे साथ? एंजाइम। एक बार रिवाइज करते हैं एंजाइम क्या क्या था, ठीक है भाई? एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम क्या था हमारा? लाइजिंग एंजाइम। उसमें कौन कौन सा एंजाइम बताए थे? सबसे पहले लाइजोजाइम फॉर बैक्टीरिया, फिर काइटिनेज फॉर फंजाई, फिर सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज पेक्टीन्स किसके लिए थे? प्लांट के लिए। उसके बाद एनिमल के लिए प्रोटीएज एंड लाइपेज। अरे था ना भाई? तो ये सब हमारे अलग अलग टाइप के एंजाइम। अच्छा, दूसरा एंजाइम कौन था हमारा? क्लेविंग एंजाइम। उसमें क्या को एग्जांपल आया था भैया? दूगो। एक था हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एक हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एंडोन्यूक्लियस भी रेस्ट्रिक्टेड साइट पे करता है, इसलिए पूरा नाम उसका क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक पर्टिकुलर जगह पे इन्हें काटता है, इसलिए हम उसको क्या बोल दिए थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का भैया दो काम, एक तो ये ब्लंट एंड बनाएगा और एक हमारा स्टिकी एंड बनाएगा। कौन सा एंड ज्यादा अच्छा होता है? स्टिकी एंड। स्टिकी एंड कब बनता है? जब सेंटर पे काटेगा, नियर टू द सेंटर काटेगा, नियर टू द सेंटर काटेगा। जब सेंटर पे कट करेगा तो क्या बनेगा भैया? स्टिकी एंड। और उसके एग्जांपल बात कर लिए थे हम लोग। अरे क्लियर है क्या? उसका नाम कैसे दिया गया वो सब अपन बात कर चुके थे। तीसरा तरह का एंजाइम हमारा क्या था भैया? तीसरा एंजाइम था हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कौन कौन थे भैया सिंथेसाइजिंग एंजाइम? सिंथेसाइजिंग मतलब बनाने वाला,
अरे बनाने वाला, डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, आरएनए से डीएनए बनाने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अरे है ना भाई, अरे आया कि नहीं, क्योंकि हमको तो भैया डीएनए ही ना चाहिए। अरे सही है क्या, एंजाइम से हमको क्या चाहिए भैया, डीएनए चाहिए। हम एंजाइम इतना यूज क्या कर रहे हैं, हम अपने डिजायर जीन को निकालने ही के लिए ना। तो एक तो हो गया डीएनए से डीएनए बनाना डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चौथा एंजाइम क्या था हमारा, ज्वाइनिंग एंजाइम। कौन सा था हमारा ज्वाइनिंग एंजाइम, दैट इज द लाइगेज। उसका पूरा नाम था T4 डीएनए लाइगेज। क्या नाम था भैया उसका पूरा नाम, T4 डीएनए लाइगेज। और पांचवा एंजाइम क्या था हमारा, अदर एंजाइम। उसमें क्या था भैया, सबसे पहला एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और एल्केलाइन फॉस्फेटेज का काम क्या था कि भैया फिफ्थ एंड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा, जिसकी वजह से वो रीसर्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब वेक्टर का रीसर्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा, या फिर डीएनए का रीसर्कुलराइजेशन नहीं हो पाएगा। ये बात खत्म हुई क्या। अच्छा, दूसरा क्या आया हमारे पास, वेक्टर। वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए किस बात पे डिपेंड करेगा, हम किसको वेक्टर लेंगे, किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डिजायर जीन का साइज क्या है और टाइप ऑफ होस्ट सेल क्या है। और साथ ही हमारे पास वेक्टर होने के लिए तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी भाई, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, दूसरा प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, तीसरा उसमें बहुत सारे एंजाइम के लिए साइट होने चाहिए, और एक एंजाइम के लिए केवल एक साइट होना चाहिए। ये तीसरा प्रॉपर्टी था। क्लियर है भाई। अगला बताओ, क्या वेक्टर का हम लोग एग्जांपल पढ़ लिए थे क्या, प्लाज्मिड में हमारे टोटल कितने वेक्टर थे भाई। अरे प्लाज्मिड में हमारे टोटल 6 एग्जांपल थे। कौन कौन सा भैया, अच्छा प्लाज्मिड कितना बड़ा जीन ले जा सकता है, 500 से लेके 8000 बेस पेयर लॉन्ग वो ले जा सकता है। और उसका एग्जांपल क्या था भैया, बोलो, PBr322, PBr327, PUC18, PUC19, T एंड RI प्लाज्मिड, जो कि कहां से निकला था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से निकला था। अरे याद है क्या। अच्छा, PBr322 का वेल डबल डायग्राम बनाना था। अभी तुम क्लास खत्म होने के बाद वो वापस से मेरे को बना के दिखाओगे रफ पेज में, बराबर है क्या, सबका कॉपी अभी जमा कर लेंगे। क्लियर है भाई। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, उसके बाद अगला एग्जांपल था हमारा बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज में 2 एग्जांपल थे, कौन कौन था, एक तो लेमडा फेग और दूसरा हमारा M13 फेग। क्या था हमारा, M13 फेग। और वो कितना कैपेसिटी था उसका कैपेसिटी कितना था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अबे 9,000 से लेके 23,000 बेस पेयर बड़ा जीन को ले जा सकता था। उसका तीसरा क्या था हमारा, तीसरा, अरे फॉर प्लांट एंड एनिमल सेल, फॉर प्लांट एंड एनिमल सेल। उसमें सबसे पहला एग्जांपल था CMV। अरे CMV प्लांट एंड एनिमल वायरसेस थे ना, उसमें सबसे पहला क्या था हमारा, CMV वायरस, जो कि किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्लांट के लिए। अगला क्या था हमारा, SV40 वायरस, किसके लिए यूज करते हैं, माउस के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके ऊपर किया गया है, माउस के ऊपर, क्योंकि वही हमारा है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर भाई। उसके बाद अगला क्या था भैया, तीन गो था भैया, बोलो कौन कौन सा, एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस, रेट्रो वायरस। इसको किसमें यूज करते हैं भैया, एनिमल के लिए। मोस्ट कॉमन किसको यूज करते हैं, रेट्रो वायरस। क्लियर है भाई। उसके बाद चौथा बताओ क्या था हमारा, कॉस्मिड। उसमें कॉस साइट हम किसका यूज किए थे, बैक्टीरियोफेज का, और मिड का मतलब दोनों को जोड़ के हम बना दिए थे ये चीज। अरे बोलो उसका कैपेसिटी कितना था, नहीं बताया गया, उसका कोई कैपेसिटी नहीं नोन नहीं था। ठीक है भाई। अगला बताओ, अगला क्या, अरे जल्दी बोल भाई। अरे कॉस्मिड के बाद अगला क्या था भाई, मारेंगे ना बस। कॉस्मिड के बाद क्या था, अरे वो भी मिड करके था, फेग मिड। अरे फेजमिड, फेजमिड कैसे कैसे बनाए थे बताओ जरा। अरे फेजमिड कैसे कैसे बनाए थे भाई, जल्दी बताओ फेजमिड, जल्दी जल्दी। हाँ, तो बैक्टीरियोफेज का पूरा डीएनए यूज किए थे, और साथ में क्या यूज किए थे हम लोग, अरे क्या यूज किए थे हम लोग, प्लाज्मिड। और उससे जो बना था उसको हम लोग क्या बोले थे, फेजमिड। क्लियर भाई। उसका कैपेसिटी कितना था, अरे 10K, अप टू 10K, अप टू 10K। क्लियर है भाई। अगला हमारा हो जाएगा क्या, आर्टिफिशियल। अगला है हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। उसमें कितने एग्जांपल थे भाई, 3। कौन कौन सा, BSC, YSC, MSC, है ना भाई। BSC का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसका कैपेसिटी 50 से लेके 300 किलो बेस पेयर, मतलब 4000 से लेके 3 लाख लंबा बड़ा जीन लेके जा सकता है। उसके बाद अगला था हमारा YSC की कैपेसिटी, अरे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसकी कैपेसिटी 1000 से लेके 2500 के करीब तक, मतलब वो लगभग कहां तक कहां ले जा सकता है,
1 लाख से लेके लगभग 25 मतलब 2.5 लाख तक लंबा जीन लेके जा सकता है। और उसके बाद है हमारा मेमिलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वो कितना ले जा सकता है? मोर देन 2000 के, अरे 2000 किलो बेस पेयर से ज्यादा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? मतलब 20 लाख लंबा जीन से भी ज्यादा। अरे 3 गो जीरो इधर, के पे 3 गो जीरो आ जाएगा तो 20 लाख नहीं हो जाएगा? 1 लाख पे 5 गो जीरो होते हैं, 6 गो हुआ तो 20 लाख नहीं हो जाएगा? चलो ये बात समझ में आ गई क्या? अरे ये बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद हमारा अगला क्या था भाई? वेक्टर खत्म हो गया ना हमारा। इसके बाद हमारा अगला क्या आ गया? पैसेंजर। पैसेंजर डीएनए बनाने का कितना तरीका था भैया? 3। कौन कौन सा? एक तो रैंडम डीएनए मेथड, फिर हमारा सिंथेटिक डीएनए मेथड, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, और फिर हमारा सिंथेटिक डीएनए में। रैंडम डीएनए मेथड में हम लोग क्या करते हैं? अरे कोई पूरा स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहले हम लोग सेल लाइसिस करवाते हैं, चिल्ड इथेनॉल से धोते हैं, डीएनए को बाहर निकालते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, फिर रेडियोग्राफी करते हैं और हम अपने जीन को बाहर निकाल लेते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे और हम अपने जीन को काट के बाहर निकाल लेंगे। उस स्टेप को बोलेंगे इल्यूजन। सही है? अरे साउदर्न ब्लोटिंग का मतलब डीएनए को ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लोटिंग। जब आरएनए को ट्रांसफर करे तो नॉर्दर्न ब्लोटिंग, जब प्रोटीन को ट्रांसफर करे तो वेस्टर्न ब्लोटिंग, और जब कुछ ना करे तो ईस्टर्न ब्लोटिंग। अरे है कि नहीं? मतलब ईस्टर्न ब्लोटिंग नाम का कोई चीज नहीं होता है। क्लियर है भाई? उसके आगे क्या था हमारा? हाँ चलो अगला ये हो गया हमारा सिंथेटिक, ये रैंडम डीएनए मेथड। अगला क्या था हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड कैसे बनाओगे भाई? है ना भाई? मान लो हमारे पास कोई एमआरएनए है, एमआरएनए से हम क्या करेंगे? हम लोग वहां पे क्या मिलाएंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वहां से हमारा एक स्ट्रैंड बन जाएगा एमआरएनए का, लेकिन वो दोनों एक साथ रहेगा। हमको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, हमको आरएनए और डीएनए को अलग करना है, तो क्या करेंगे? उसका डीनेचुरेशन, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ये दोनों अलग हो जाएगा। जैसे ही दोनों अलग हुआ, फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का एक और सेगमेंट बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे को मिल गया। मतलब कुल मिला के हमारे को डिजायर्ड जीन मिल गया। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अगला स्टेप क्या था हमारा? सिंथेटिक डीएनए मेथड। क्या हमारा सिंथेटिक डीएनए मेथड चल रहा था क्या? जब हम लोग खुद से सिंथेसाइज करेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस देखेंगे और उसका सिंथेसाइज करेंगे। टेम्पलेट से सबसे पहला सिंथेटिक डीएनए किसने बनाया? टेम्पलेट की मदद से सबसे पहला सिंथेटिक डीएनए किसने बनाया? कॉर्नबर्ग। कब बनाया? 1961 में। क्या क्या किया था उसने? सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाया, प्राइमर मिलाया, डीएनए पॉलीमरेज मिलाया और एक टेम्पलेट डीएनए मिलाया। खत्म बात। अच्छा, सबसे पहले आर्टिफिशियल डीएनए किसने बनाया था भाई? है ना भैया? एचजी खुराना सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस किया। किसके? विदाउट टेम्पलेट या विथ टेम्पलेट? विदाउट टेम्पलेट। इन्होंने सबसे पहले कब बनाया? 1968 में। किसका जीन लिया था भैया? एलेनिन टीआरएनए जीन ऑफ ईस्ट। और कितना बेस पेयर लॉन्ग था? 77 बेस पेयर लॉन्ग। और ये फंक्शनल था या नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल। लेटर ऑन इन 1979 ही सिंथेसाइजेस द जीन ऑफ टायरोसिन टीआरएनए जीन ऑफ ई कोलाई, जो कि कितना था भैया? 207 बेस पेयर लॉन्ग था। और सेल में जब डाले तो ये काम आया नहीं आया? तो बताओ, क्या हमारे में टूल्स में हमारा एंजाइम खत्म हो गया क्या? फिर हमारा वेक्टर खत्म हो गया, फिर हमारा पैसेंजर डीएनए खत्म हो गया। सही है ना भाई? अरे आया कि नहीं आया भाई? अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग वेक्टर को हमारे डिजायर्ड जीन से मिलाते हैं और लाइगेज एंजाइम मिलाते हैं तो दो कंडीशन बनता है। एक तो जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए, और एक हमारा जब सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बन जाए, मतलब हमारा जो वेक्टर है वो आपस में फिर से जुड़ जाए। तो हमको उन दोनों को अलग करना पड़ता था, और उसी को अलग करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या चाहिए होती थी वेक्टर में? सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ताकि हम उन दोनों को अलग कर पाए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे इस टॉपिक में यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। पक्की बात? अरे टॉपिक अपन इतना जबरदस्त करेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है कि नहीं भाई? क्वेश्चन कर रहे हैं ना जीन एक्सप्रेशन का, शनिवार नजदीक आ रहा है नहीं? अरे जीन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन करना है ना, बोला था ना, जीन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन बताया था ना कि यहाँ क्या क्या करना है, प्रोसीड उसका कर लेना। अरे जो मॉलिक्यूलर बेसिस का होगा उसको छोड़ के, अरे वो तो क्वेश्चन करोगे तब ना पता चलेगा कि भाई किसका क्वेश्चन है। वो जो पहला क्वेश्चन जब आएगा जीन एक्सप्रेशन का, वहीं से चालू करना, ठीक है भाई? शायद 200 कुछ से चालू है, हाँ हाँ जो भी है वहां से चालू करना। जो क्वेश्चन पीछे वाला आएगा उसको हटा देना, बाकी जो टॉपिक से है उसको अपन कर लेंगे, बराबर है क्या? और एनसीईआरटी जीन एक्सप्रेशन का फिर से पढ़ लेना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वापस से पढ़ लेना। और अभी हम बायोटेक का एनसीईआरटी छुएंगे भी नहीं, वापस से बोल रहे हैं भैया, बायोटेक एनसीईआरटी अपन नहीं छुएंगे। चलो बोलो वापस से। हाँ अच्छा, जिसका नहीं मिला उसका हम बता देंगे, बराबर है क्या? कटिंग साइट सबका ढूंढ के लाया है क्या सब लोग? अरे कटिंग साइट सबका ढूंढ के लाए हैं क्या अपन? अरे कौन कहां पे कट करता है वो पता है क्या? अरे पूरा सीक्वेंस लिखना था ना। जैसे इकोर वन है ना, तो GAATTC, और ये कट करता है G और A के बीच में, बराबर? इसको पूरा कर लेना। और ये जो किए हैं ना भैया, इसको हम लोग क्या करेंगे? अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। कब? जब लास्ट में हम लोग एक पेज छोड़ते हैं ना, याद है क्या? हम लोग हर बार एक पेज छोड़ते हैं, हाँ, तो उस समय हम लोग वहां पे नोट करेंगे इसको, बराबर है क्या? अरे और भी बीच में जितना भी एंजाइम आएगा ना, सबको एक साथ नोट करके और वहां पे सबका सीक्वेंस एक साथ लिख लेंगे, ताकि अपने को याद
याद रहेगी क्या बात यहां तक? पक्की बात? तो सारा सीक्वेंस लिखना, जैसे कि इकोर वन का है ना GAATTC, वो लिखना GAATTC और कट लगाता है G और A के बीच में। जैसे समा कहां कट लगाता है? CCC GGG, तो C और G के बीच में, तो C और G के बीच में, है ना भाई? ये अपन ध्यान रखेंगे। अरे क्लियर है भाई? अरे आया कि नहीं? और वहां पे लिखेंगे स्टिकी एंड आएगा कि ब्लंट एंड आएगा। क्लियर है भाई? ताकि मेरे को पता चलेगा नियर टू द सेंटर है या फिर सेंटर पे कट मारा है। वो हमारा काम तुम समझ गया क्या कि हम लोग को लास्ट में क्या करना है? अरे आई बात समझ में? नहीं आई भाई? तो टूल्स में अब हमारा आखिरी क्या बचा है बताओ तो जरा? होस्ट सेल। तो टॉपिक डालेंगे अपन होस्ट सेल। क्या ये हमारा फोर्थ टॉपिक है क्या? अरे हम लोग टूल्स को चारे पार्ट में ना बांटे थे, तो क्या ये हमारा फोर्थ? अच्छा, जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद हम लोग कहां चले जाएंगे? प्रोसीड्यूर पे। नहीं, उसके बाद हम प्रोसेस की बात करने लगेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस है। होस्ट सेल बहुत बड़ा है नहीं। होस्ट सेल क्या हो सकता है? या तो बैक्टीरिया होगा, नहीं तो इकोलाई होगा, नहीं तो इंसान होगा, नहीं तो नॉर्मल सा बात है, एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। क्लियर? ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है भाई? ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो, तो होस्ट सेल के बारे में लिखेंगे अपन। होस्ट सेल क्या है? अरे यहाँ पे होस्ट सेल क्या है? जहां हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। अरे हम इसी के अंदर ना हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर, अरे इतना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो ताम झाम किए थे वो इसी के अंदर ना ट्रांसफर करने के लिए किए थे या मजाक करने के लिए किए थे? अरे इसी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए किया था। तो चलो लिखेंगे इसमें दोज सेल इन विच द डिजायर जीन इज ट्रांसफर्ड। दोज सेल्स इन विच, दोज सेल इन विच, लिखेंगे जल्दी स्पीड में, दोज सेल्स इन विच desired gene is transferred, those cell in which desired gene is transferred, those cell in which desired gene is transferred हो गया? अच्छा, ये जो हमारा होस्ट सेल है ना वो कई तरह के हो सकते हैं। क्या हो सकता है भैया? हमारा कई तरह का हो सकता है, डिपेंड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट। अरे हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा ना ये कितने तरह के। तो इसमें लिख देंगे हम लोग सेवरल टाइप्स के होते हैं। ये कैसे क्या होते हैं भैया? ये सेवरल टाइप्स के होते हैं, डिपेंड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है भाई? अरे वो तो हम सेलेक्ट करेंगे ना कि हमको किसके अंदर जीन ट्रांसफर करना है। अरे है ना, एनिमल के अंदर करना है कि प्लांट के अंदर करना है कि इकोलाई के अंदर करना है कि बैक्टीरिया के अंदर करना है कि वायरस के अंदर करना है, वो तो हम डिसाइड करेंगे। अरे क्लियर है भाई? हाँ, तो हमारा क्या क्या हो सकता है जो होस्ट की तरह बिहेव करे? तो सबसे पहले हो सकता है हमारा बैक्टीरियल सेल। कौन हो सकता है हमारा? बैक्टीरियल सेल। दूसरा हो सकता है ईस्ट का सेल। अच्छा, कहीं कहीं ईस्ट को लिखा रहता है सेरे, बता देंगे बाद में, ठीक है भाई? कहीं लिखा रहेगा अगर सैक्रोमाइसीज तो उसका मतलब भी ईस्टे होता है, ठीक है भाई? सैक्रोमाइसीज सेरेवेसाई उसका मतलब ईस्ट होता है। क्लियर भाई? चलो, तो ईस्ट सेल हो सकता है। क्या प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या अपने जीन को? तो हमारा प्लांट सेल हो सकता है क्या होस्ट हमारा? क्या एनिमल में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या हम लोग? तो क्या एनिमल सेल हमारा होस्ट हो सकता है? तो हमारे होस्ट सेल क्या क्या हो सकते हैं भैया? बैक्टीरियल सेल, ईस्ट सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो ना। अच्छा, जब हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे, जब हम अपने जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे तो उसके बाद हम बाकी सब सेल से उसको अलग कर लेंगे ना, और उसके बाद हम उसका लार्ज स्केल कल्चर करेंगे, एकदम बड़े पैमाने पे उसका प्रोडक्शन करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? क्योंकि वहां से हमारे को डिजायर जीन हम डाले हैं तो हमारे को डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। अरे सही बात या गलत बात? तो अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है हमारे पास, वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। नॉर्मल स्टेटमेंट हमारे पास, वो लिखेंगे दे आर सेपरेटेड, दे आर, हम उनको अलग कर लेंगे पहले। दे आर सेपरेटेड, जब हमारा होस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद की बात है। दे आर सेपरेटेड एंड देयर प्योर कल्चर इज डेवलप्ड, एंड देयर प्योर कल्चर इज डेवलप्ड। प्योर कल्चर इज डेवलप्ड का मतलब, एंड देयर प्योर कल्चर इज डेवलप्ड का मतलब, हाँ सिर्फ उसी सेल का कल्चर करेंगे, बाकी सबको हम छांट देंगे। बराबर है क्या? बाकी सबको हम अलग कर दिया था कि नहीं कर दिया भैया? बाकी सबको हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे, सिर्फ उसी सेल का कल्चर करेंगे। उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्योर कल्चर। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? यहां तक क्लियर है?
तो ये हमारा खत्म हो गया क्या, होस्ट सेल। ये हमारा ओवरऑल टूल्स खत्म। हम लोग बोले थे ना चैप्टर को किस पार्ट में, कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। एक तो हमारा हो गया टूल्स, हम क्या क्या यूज करने वाले हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास उसका प्रोसीड्योर, कि हम उसका प्रोसीड्योर कैसे यूज करेंगे। अब देखो पूरे चैप्टर में जो हमारा टफेस्ट पोर्शन जो आने वाला है ना, वो सिर्फ 2 जगह आने वाला है। एक आने वाला है जब टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के फंक्शन की बात करेंगे, आने वाला है हमारा जब टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड का जो उसका फंक्शन होता है ना, जब उसकी बात करूंगा ना, तो वो एक टफेस्ट पोर्शन है जो हमको याद रखना पड़ता है। बराबर है क्या। अच्छा, दूसरा है जब हम उसका सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब जब हम अपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को अलग करेंगे, मतलब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बाकी सबसे अलग करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल को हम बाकी सबसे अलग करेंगे। तो ये हमारे पास 2 है स्टेप जो हमारे पास अभी क्रूशियल स्टेप बचा है जो अपने को समझना है, वरना तुमको सारी बातें समझ में आ चुकी है। सही बात या गलत बात, अरे पक्की बात है ना भाई। तो चलो, तो टॉपिक डालेंगे अपन प्रोसीड्योर। तुम्हारा टूल्स खत्म हो गया क्या, पेज वेज छोड़ना नहीं, लगातार चलते रहना प्रोसीड्योर में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार याद करो, ये चौथा टॉपिक के बाद अब वापस से सेकंड टॉपिक आ जाएगा क्या। अरे हमारा पहला टॉपिक था टूल, उसमें 4 टॉपिक हुआ, अब हमारा वापस सेकंड टॉपिक कौन आ रहा है, प्रोसीड्योर। अरे भूल भी गया कि याद भी है कि ऐसा कुछ चल रहे थे हम लोग। अब हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे ना। अच्छा, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन से एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना है, ठीक है भाई। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन से एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना, और उसके बाद अगर एनसीईआरटी समझ में ना आए तो फिर मेरे को बोलना। बराबर है क्या। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे भैया प्रोसीड्योर, टॉपिक डालेंगे हम लोग प्रोसीड्योर। अब हम लोग पूरे प्रोसेस की बात करेंगे भैया, ये पूरा प्रोसेस अब कैसे कैसे होगा। तो टॉपिक डालना, अच्छा ये एग्जैक्ट पूरा टॉपिक क्या है, प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन। हम आरडीएनए बनाएंगे और फिर उसका आइसोलेशन करेंगे, मतलब उसको अलग करेंगे, है ना। तो पूरा लिखना प्रोसीड्योर ऑफ, आगे लिखते जाओ छोटा छोटा। अब प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन, प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन, प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। अरे क्या यही है क्या प्रोसेस में हमारा, आरडीएनए बनाएंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे, जीन को हम ट्रांसफर करेंगे। प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन, हमारा ये टॉपिक है। क्लियर है भाई। प्रोसीड्योर ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। एंड ट्रांसफर ऑफ जीन हो गया भाई। चलो, अब जो हमारा जो प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस में हमारा सबसे पहला काम क्या है। मान लो कि अगर हमारे को डिजायर्ड जीन चुनना है, तो डिजायर्ड जीन चुनने का 3 तरीका है। क्या क्या है हमारे पास, अरे हम प्रोसेस में उतर रहे हैं ना, तो सबसे पहले भैया हमको आरडीएनए बनाना है, वही है ना। आरडीएनए बनाओगे और उसको तुम ट्रांसफर करोगे होस्ट में, अरे यही ना करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा आरडीएनए से फॉर्मेशन से चालू होगा हमारा ये प्रोसीड्योर। तो हमको आरडीएनए बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या चाहिए, अरे हमको ई तो मालूम होना चाहिए कि कौन सा जीन हमको ट्रांसफर करना है। अब मालूम ही नहीं है कौन सा, एक कौन कर देंगे, है कि नहीं, ऐसा है क्या, नहीं, एक पर्टिकुलर कोई जीन होगा, हम वही ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या होगा हमारे पास स्टेप, कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, मतलब पैसेंजर डीएनए को हम अलग करेंगे। पैसेंजर डीएनए को बनाने या फिर अलग करने का 3 तरीका था, कौन कौन सा, रैंडम डीएनए मेथड, फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड, और फिर हमारा सिंथेटिक। अच्छा सिंथेटिक हो सकता है कि डाल दे साला काम ही ना करे, है ना भाई। कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे आसान काम हमारा क्या है, दैट इज द रैंडम डीएनए मेथड। मतलब हम लोग वही मान के चलेंगे कि हम यहाँ पे रैंडम डीएनए मेथड करेंगे, और कहीं भी क्वेश्चन में लिख के दे कि नहीं भी हम यहाँ पे रैंडम डीएनए मेथड हम नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे को प्रायोरिटी ऑर्डर पे डालना जाए, तो हम लोग सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, रैंडम डीएनए मेथड को प्रायोरिटी देंगे। मतलब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, जीन को सीधे सेल के बाहर निकाल लेंगे। अरे सही है ना। मतलब प्रोसीड्योर में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। सही है। सबसे पहला क्या होगा कि हमको क्या मिलना चाहिए, हमारे को
डिजायर जीन निकलना चाहिए। हम जो जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं उस जीन को मुझे बाहर निकालना है, उसको सेपरेट करना है, उसको अलग करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। क्या है हमारा सबसे पहला स्टेप? आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। बताओ तो क्या आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन तुमको पता नहीं है क्या, कैसे किया जा सकता है? अरे पता है या नहीं पता है? तो चलो मैं लिखता हूं, बताना तुमको क्या नहीं पता है, ठीक है भाई? मैं लिखता हूं यहां पे, तुम बस मेरे को बताना कि तुमको क्या नहीं पता है, ठीक है भाई? चलो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है सेल हैविंग डिजायर्ड जीन। वो सेल जिसमें डिजायर जीन है उसको हम लेंगे। तो सेल हैविंग डिजायर जीन आर टेकन। अब उस सेल का हम लाइसिस करवाएंगे। तो लाइसिस ऑफ सेल बाय लाइजिंग एंजाइम। नहीं आया होगा? अरे समझ में आया? अब हम टूल को यूज कर रहे हैं, देखो लाइजिंग एंजाइम को यूज कर लिए। अब लाइजिंग एंजाइम कितना तरह का था मालूम है ना? अब हम जिसके में से निकाल रहे हैं उसके अनुसार, लाइजिंग बैक्टीरिया में से निकाल रहे हैं तो लाइजोजाइम यूज कर लेंगे, फंजाई में से निकाल रहे हैं तो काइटिन यूज कर लेंगे, प्लांट में से निकाल रहे हैं तो सेलुलोज और पेक्टिन यूज कर लेंगे, और एनिमल में से निकाल रहे हैं तो प्रोटीएज एंड लाइपेज यूज कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो ये हमारा लाइजिंग है। समझ में आ रहा है कि हम टूल क्यों पढ़ाए थे? ताकि मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा लाइजिंग तो उस सेल के अनुसार तुम वहां पे डाल सको। क्लियर है भाई? तो ये तो पहले हम लोग लाइसिस करवा लिए। अरे करवा लिए ना लाइसिस। अब बताओ क्या हमारे को प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा क्या? अरे क्या मेरे को प्रोटोप्लाज्म मिलेगा क्या? अरे जब सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया तो प्रोटोप्लाज्म में ना बचेगा रे। अरे याद करो, द सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। याद करो, सेल का पहला लेक्चर में बता दिए थे भाई। अरे याद है? तो प्रोटोप्लाज्म हमारे को मिल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म ऑब्टेन्ड। अच्छा, जब हमारे को प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो हम क्या करेंगे? अब यहां से फिर हम अपने डीएनए को बाहर निकालेंगे पूरा, और फिर उस डीएनए को कट करेंगे। अरे बोलो ना रे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिस प्रोटोप्लाज्म, फ्रॉम दिस प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले तो जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनल होगा उसको अलग कर लेंगे, साइड कर लेंगे, अपने आप साइड हो जाएगा वो तो। फ्रॉम दिस प्रोटोप्लाज्म सम लार्ज। अच्छा, लार्ज को हम लोग मैक्रो बोलेंगे कि माइक्रो बोलेंगे? एम आई की एम ए? एम ए मतलब मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। हम उसको रिमूव कर देंगे, आर रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट एंजाइम। जैसा कि कौन कौन एप्रोप्रिएट एंजाइम हो सकता है? जैसे कि प्रोटीएज हो गया, प्रोटीन बाई प्रोटीएज। लाइक प्रोटीन को अलग करना हो तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? प्रोटीएज। अगर लिपिड को अलग करना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग? अरे क्या, किसको यूज करेंगे? लाइपेज। और आरएनए को अलग करना है तो न्यूक्लिएज। अरे न्यूक्लिएज क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड को अलग, और आरएनए डीएनए तो न्यूक्लिएज से नहीं हो जाएगा भाई, वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोटीन को हम लोग किससे अलग कर देंगे? प्रोटीएज से। और हम लोग क्या आरएनए को किससे अलग करेंगे? आरएनए बाई, देखो राइबो न्यूक्लिएज। राइबो मतलब सिर्फ वो आरएनए को ही तोड़ेगा, डीएनए को नहीं तोड़ेगा। अच्छा, डी राइबो न्यूक्लियस होता मतलब डीएनए को तोड़ेगा, आरएनए को नहीं, है ना? तो यहां पे हम किसको यूज करेंगे? राइबो न्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो अलग अलग एंजाइम, जैसे कि मान लो हमारे को प्रोटोप्लाज्म मिलेगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा? गोल्जी बॉडी होगा नहीं? अब चला वो सब रहेगा तो हमको कुछ दिखेगा क्या उसके अंदर? नहीं दिखेगा। साले को सबको डिसॉल्व करो, कथी से? प्रोटीन को करेंगे प्रोटीएज से, लिपिड को करेंगे लाइपेज से, आरएनए को करेंगे राइबो न्यूक्लियस से। समझ में आ रहा है? ये खाली हम क्या नहीं मिलाएंगे, है ना? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस नहीं मिलाएंगे। अगर वो मिला दिए साला डीएनए में टूट जाएगा। हमको डीएनए को बचा के रखना है और बाकी सबको तोड़ देना है। क्या तोड़ दिए क्या हम लोग? अरे तोड़ दिया क्या हमने? एक डीएनए को हमें बचा के रखना है, बाकी सबको मुझे क्या करना है भैया? तोड़।
समझ में आ गई क्या? तो भैया हम लोग जो भी मेरा मैक्रो मॉलिक्यूल है उसको हम अलग कर लेंगे, बराबर है क्या? हम उसको अलग कर लिए, उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, फाइनली जो हमारा प्यूरिफाइड डीएनए है वो मेरे को मिल जाएगा। अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, गोल्जी बॉडी खत्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास फाइनली? खाली डीएनए ही ना बचा। अब डीएनए को काट लेंगे अपना डिजायर, डीएनए को अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली हमारा जो डीएनए क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली प्यूरिफाइड डीएनए। अरे कंप्लीटली प्यूरिफाइड डीएनए रहेगा ना, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा ना इसमें। फाइनली प्यूरिफाइड डीएनए इन पीपीटी, मेरे को पीपीटी में इन फाइनली प्यूरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेट आउट, मतलब प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलेगा बाई, किससे धोएंगे रे, याद करो, चिल्ड इथेनॉल से, याद है, बाई चिल्ड इथेनॉल। यहां तक हो गया क्या? बाई चिल्ड इथेनॉल, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? प्रोसीड्योर में सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। सेल हैविंग डिजायर जीन आर टेकन, जिसमें हमारा डिजायर जीन है वो सेल लेंगे, उसका लाइसिस करवाएंगे, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, फिर उसका लाइसिस करवाएंगे, मेरे को डीएनए मिल जाए। मतलब कुल मिला के ये पूरा स्टेप जो है ना लाइसिस का है, सही है। और इसमें हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइजिंग एंजाइम। हो गया हमारा, अरे लाइजिंग एंजाइम का काम खत्म। उसके बाद देखो हमारे को डीएनए ऑब्टेन्ड हो गया क्या? अब हम डीएनए को काटेंगे, मतलब अगला एंजाइम कौन सा यूज होने वाला है, दैट इज द क्लीविंग एंजाइम, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का यूज होने वाला है। अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? चलो, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सबसे पहला स्टेप प्रोसीड्योर में क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। चलो, दूसरा हो जाएगा हमारा कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हम काटेंगे ताकि हमारे को क्या मिल सके, अरे क्या मिले, डिजायर जीन मिले ना। तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन द डिजायर जीन। अगला स्टेप हमारा क्या है, बोलो, स्टेप सबको लाल रंग से लिखना, बराबर है क्या? तो अगला स्टेप क्या है हमारा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट to obtain डिजायर जीन। हमारे को डिजायर जीन के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन डिजायर जीन। कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन डिजायर जीन। कोई दिक्कत भाई? अरे बोलो, ये सेकंड स्टेप समझ में आए? इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे द डिजायर जीन। हम डिजायर जीन को 3 स्टेप से ला सकते हैं, क्या क्या, रैंडम डीएनए मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड एंड सिंथेटिक डीएनए मेथड। अरे ला सकते हैं ना भैया। तो हम लोग तो रैंडम डीएनए मेथड से चल रहे हैं अभी, तो नॉर्मल बात, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, हम किसी भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, रैंडम को भी, कॉम्प्लीमेंट्री को भी और सिंथेटिक को भी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, द डिजायर्ड जीन, the desired gene can be obtained, the desired gene can be obtained by कितना मेथड था भाई, बोलो, 3। तो एनी ऑफ द 3 मेथड, हम तीनों में से किसी मेथड को यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ द 3 मेथड। क्लियर है? लिखना, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। अब तीनों मेथड में समझ गया ना, रैंडम डीएनए मेथड यूज किया मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला दिए, तभी ना कटिंग ऑफ डीएनए हुआ, समझ गया ना। तो हम लोग क्या किए, एट द सेम टाइम अ सुटेबल, और उसी वक्त हम एक सुटेबल वेक्टर चुन लेंगे कि हमको कौन सा वेक्टर यूज करना है, एंड एट द सेम टाइम अ सुटेबल वेक्टर इज ऑल्सो सेलेक्टेड। हम एक सुटेबल वेक्टर चुन लेंगे, इज ऑल्सो सेलेक्टेड एंड आइसोलेटेड। अब देखो, जैसे हमारे को जीन पता चल गया कि हम कौन सा जीन ट्रांसफर करने वाले हैं, अरे हमारे को मालूम चल गया ना कि हम कौन सा जीन ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हमको जीन पता है, तो उसके अनुसार हम किसको चुन लेंगे। अरे हमको ये पता है कि कौन सा जीन ट्रांसफर करना है और किस में ट्रांसफर करना है, ये 2 चीज तो मेरे को पता है,
अरे पता है कि नहीं पता है, तो हम उसके अनुसार वेक्टर चुन लेंगे कि हमारे को कौन सा वेक्टर चाहिए। तो जिस समय हम ये डीएनए काट के निकालेंगे उसी समय ना हम वेक्टर चुन लेंगे। नहीं समझ में आया? अरे उसी समय ना हम वेक्टर को चुन लेंगे कि हाँ अब हम इस वेक्टर को काटने वाले हैं। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो दूसरा स्टेप समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या हो गया? दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। दूसरा स्टेप हो गया कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट टू ऑब्टेन द डिजायर जीन। कोई तकलीफ भाई? टू ऑब्टेन द डिजायर जीन, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अच्छा, हमारे को डिजायर जीन मिलेगा तो हम तो एक एक डीएनए को काटे हैं रे। अब नहीं बोलेगा सब? अरे हम डीएनए तो एक एक ना काटे हैं भाई। अब बोलो भाई। अरे हम डीएनए एक गो काटे हैं कि 10 गो? एक गो डीएनए काटे हैं तो मेरे को जीन भी एक गो ना मिलेगा। लेकिन क्या अगर एक गो जीन मिलेगा तो वही जीन ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, मेरे को जीन को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसका नंबर मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा सुनो ना भाई, डिजायर जीन हमारे पास ज्यादा रहेगा, वेक्टर भी रहेगा, और तब ना घुसने का चांस ज्यादा रहेगा वेक्टर के अंदर। अब एक गो डिजायर जीन है, वेक्टर बहुत लेगा, लेकिन कितना घुसेगा रे? है कि नहीं रे? नहीं घुस पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, बोलो जरा। तीसरा स्टेप हो जाएगा हमारे डीएनए के नंबर को बढ़ाना, मतलब उसको एम्पलीफाई करना। सही है क्या? अरे सही है क्या? और याद करो, हम एम्पलीफाई करने के लिए हमारे डीएनए का नंबर अगर मुझे बढ़ाना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं भैया? पीसीआर, दैट इज अ पीपल्स चेन रिएक्शन या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको डिस्कवर किसने किया था भैया? चाइना वालों ने। बराबर क्या? चाइनीज है, चाइनीज माल है ना भाई? देखो चाइनीज माल का कुछ खास बात होता है, चला था चांद तक और नहीं चला था शाम तक। बराबर है क्या? है ना भाई? चाइनीज सामान खरीदो, अगर चल गया तो बहुत दिन चलेगा, मतलब गजब चलेगा, और नहीं चला ना तो सामने में खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चाइनीज का क्या है खास बात है? क्या चला था चांद तक और नहीं चला था शाम तक। बराबर है क्या? चलो आ जाओ। तो हमारे पास अगला स्टेप क्या हो जाएगा भैया, बताओ? एम्पलीफिकेशन। अरे एम्पलीफिकेशन का मतलब नंबर बढ़ाना है ना, एम्पलीफाई करना मतलब उसको बढ़ाना। तो यहां पे एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन, एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय पीसीआर, एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन बाय हैं? चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एम्पलीफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है भैया? हम नंबर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नंबर को इंक्रीज करेंगे। नंबर को इंक्रीज करना, समझ रहे हैं ना? मतलब क्योंकि हमारे को डिजायर जीन तो हम एक ही को काट के निकाले हैं, लेकिन हमको बहुत सारा चाहिए, तब हम क्या करेंगे? हम लोग इसको इसका एम्पलीफिकेशन करवाएंगे। ठीक है भाई? इसका क्या करेंगे हम लोग? एम्पलीफिकेशन करवाएंगे। तो लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे द ऑब्टेन्ड, जो हमारे को मिला है डिजायर्ड जीन, द ऑब्टेन्ड डिजायर्ड जीन, द ऑब्टेन्ड desired gene is less in amount, is less in amount, so its amount is increased, so its amount is increased by PCR। PCR को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो तो? है ना, क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर
पीपल्स चेन रिएक्शन। तो पीसीआर को मार्क करके लिख सकते हैं क्या अपन? क्या लिख देंगे अपन इसको? पीसीआर को मार्क करेंगे और क्या लिख देंगे अपन? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीपल्स चेन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर हमारा पीपल्स चेन रिएक्शन। चलो आ जाओ, तो हम लोग क्या बात करते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीपल्स चेन रिएक्शन। हो गया क्या? देखो, इसको जिसने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलिस। क्या नाम था भैया साइंटिस्ट का? है ना भाई? इसको डेवलप जिसने किया बाई कैरी मुलिस। कैरी मुलिस लिखेंगे, बाई कैरी मुलिस। और इसको डिस्कवर किया गया था 1983 में। कब किया गया भैया इसको? 1983 में। अरे याद रहेगा क्या कब किया गया इसको? 1983। हम लोग चालू किए हैं 1970 के बाद, है कि नहीं बायोटेक? देखो 1983 तक पहुंच चुके हैं। अरे है ना? अब पहुंचते पहुंचते हम 2002 तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? अरे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो हम लोग बात करें बाई कैरी म्यूलिस इन 1983, 1983 में ये चालू किया। अच्छा, ये वाला जो मशीन था ना भाई, एक ऑटोमेटेड मशीन है। वो अपने आप क्या करता है? डीएनए को बहुत सारे, मतलब एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना देता है। मतलब ये एक ऑटोमेटेड रैपिड मशीन है। क्या है? इट इज, जो पीसीआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय कैरी म्यूलिस, इट इज एन ऑटोमेटेड कॉमा रैपिड टेक्निक। It is an automated rapid technique of in vitro DNA amplification. Technique of in vitro DNA amplification of DNA amplification of DNA amplification। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, ये काफी ज्यादा फास्ट करता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है भाई, बराबर, टू फास्ट। मतलब इतना स्पीड करता है ना भाई कि 10 मिनट में तुमको बहुत सारा कॉपी बना के दे देता है। क्लियर है भाई? अब हम इसको पूरा देखेंगे कि भैया ये किस तरह से बनाता है। यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हुआ या नहीं हुआ? चलो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, पीसीआर इज बेस्ड ऑन, अगला स्टेटमेंट लिखेंगे पीसीआर इज बेस्ड ऑन, स्टेटमेंट लिखेंगे पीसीआर इज बेस्ड ऑन, स्टेटमेंट है पीसीआर इज बेस्ड ऑन, पीसीआर इज बेस्ड ऑन इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन and in vitro DNA replication and denaturation and renaturation property of DNA, and PCR is based on in vitro DNA replication and denaturation and renaturation। क्या बताया था, याद है? अरे कुछ याद है? डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन समझना। डीनेचुरेशन मतलब जब टेम्परेचर को बनाते हैं, अरे जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो डीएनए का सेगमेंट अलग हो जाता है ना, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डीनेचुरेशन। और जब हम लोग वापस से टेम्परेचर को कम करेंगे ना तो फिर से वो डीएनए सेगमेंट आके जुड़ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे रीनेचुरेशन। वापस से वो नेचुरेट हो गया। तो पीसीआर इज बेस्ड ऑन इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ, अरे ये डीएनए का प्रॉपर्टी होता है ना, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, एंड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ? यहां तक कोई तकलीफ क्या? यहां तक पूरा लिखो, इसके बाद मिटा देंगे अपन जल्दी। इसके बाद हमारे को पूरा बोर्ड चाहिए भाई।
इधर का अलग चाहिए, उधर का फिर अलग चाहिए हमारे को पूरा। हो गया क्या? हो गया? करें, चलो। रेप्लिकेशन एंड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे एम्पलीफाई करना है तो हमारे को एक डीएनए का सेगमेंट मिल चुका है क्या? अरे बोलो, हमारे को क्या एक डीएनए का सेगमेंट मिला है या नहीं मिला है? हम काट के निकाले हैं ना डिजायर जीन, उसी का ना नंबर बढ़ा रहे हैं। तो हमारे को एक डीएनए का सेगमेंट मिला हुआ है, बस हम उसी का नंबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पे इंक्रीज हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे हम उसी का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना भैया। अब बोलेगा ही नहीं यार तुम लोग, यार हद है यार। उसी का नंबर हम इंक्रीज करें, मतलब हम लोग जो डीएनए हम निकाले हैं उसको हम टेम्पलेट की तरह वर्क करवा सकते हैं। अरे बोलो, क्या हम उसको टेम्पलेट की तरह वर्क करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो बताओ, ये नॉर्मल सी बात है, ये स्पीड प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? अरे स्पीड होगा ना भैया। तो हम लोग यहां पे बात करते हैं, समझना जरा, समझना जरा। सबसे पहले हम लोग बात करें मशीन की, बात करें तो भैया ये मशीन जो है ना, सबसे पहले ये मशीन की बात करें तो समझना क्या होता है। समझना, इस मशीन में हमारे पास 3 स्टेप होता है। हमने बोले ना कि भैया डीएनए को हम लोग डीनेचुरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं हम लोग? डीएनए का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है भैया? टेम्परेचर को इंक्रीज करना, बराबर। अच्छा रहने दो, पहले हम एंजाइम यूज कर लेंगे, उसके बाद हम तुमको बताएंगे कि हम वही एंजाइम क्यों यूज किए हैं, दूसरा एंजाइम यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर है क्या? पहले हम लोग जो अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, जब उधर वाला लिखूंगा ना तो ये वाला समझ में आने लग जाएगा। क्लियर है भाई? अरे कोई दिक्कत नहीं ना भाई, समझ में आ गया? अच्छा यहाँ पे क्या होगा, एक ट्यूब होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डीएनए को डालेंगे, सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाएंगे, प्राइमर मिलाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज मिलाएंगे और उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा देंगे। समझ में? पीसीआर उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब बोलेगा ही नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो भैया समझना, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम समझना जरा। जैसे कि देखो, हमारे पास एक ट्यूब होगा हमारे किसके अंदर? पीसीआर मशीन के अंदर। अरे है ना? और उसके अंदर हम क्या मिलाएंगे? पूरा इसमें भरल पड़ल है कुछ कुछ। बताओ इसमें क्या क्या होगा हमारे पास? डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा, प्राइमर होगा, सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड होगा और डीएनए पॉलीमरेज होगा। सही है? मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करने वाला एंजाइम, डीएनए को स्टार्ट करने वाला प्राइमर, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले वो जाके जुड़ता है ना, बताता है ना कैसे यहां से रेप्लिकेट करो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमर। और साथ में जो भी न्यूक्लियोटाइड है एटीजीसी, वो सब हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। तो बताओ इस कंटेनर में हमारे पास क्या क्या है, बताओ जरा सा। सबसे पहले यहाँ पे 1 कॉपी ऑफ जीन। अरे जीन का एगो कॉपी है, 1 कॉपी ऑफ जीन। अच्छा डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल स्टैंडर्ड? अरे डबल स्टैंडर्ड रे, इंसान में से निकाले हैं हम, काट के निकालोगे तो डबल निकलेगा कि सिंगल निकलेगा? आंख फोड़ देंगे मारते मारते, डबल निकलेगा। 1 कॉपी ऑफ जीन, अगर सिंगल रहता तो हम टेम्पलेट लिखते। नहीं समझ में आया? अरे 1 कॉपी ऑफ जीन का मतलब पूरा डबल स्टैंडर्ड जीन है हमारे पास। क्लियर है भाई? हम इंसान में से निकाले हैं काट पीट के, कोई सिंथेसिस बनाए नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में भी जब हम बनाते हैं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। नहीं बताया था क्या स्टेप? अरे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्मेशन में नहीं बताया था कि एमआरएनए बनेगा, फिर उससे फिर डीएनए बनेगा, 2 स्टैंड अलग कर देंगे, फिर डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे और डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेरे को मिल जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इसमें डाले हैं। हम तो इंसान में से डायरेक्ट निकाले हैं ना रे। इंसुलिन का जीन था तो हम डायरेक्ट निकाले ना इंसुलिन का जीन, तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा? तो सिंगल स्टैंडर्ड बोल रहा है सब, ऐसे थोड़ी होता है। चलो, तो ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड। बताओ क्या इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज मिलाएंगे ताकि डीएनए का रेप्लिकेशन करवा सके? यही ना एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवाने वाला है, डीएनए पॉलीमरेज। और क्या मिलाओगे? क्या प्राइमर मिलाओगे? क्या डीएनए प्राइमर क्या करेगा? डीएनए से जाके जुड़ेगा और वहां पे क्या करेगा? उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट करवा देगा। अच्छा प्राइमर नहीं जुड़ेगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा? अरे अगर हम प्राइमर नहीं मिलाएंगे तो क्या रेप्लिकेशन होगा क्या? तो हम लोग यहाँ पे प्राइमर मिलाए हैं। किसका प्राइमर मिलाए हैं? अगर आरएनए का प्राइमर मिला दे तो आरएनए बनाता, और डीएनए का प्राइमर मिलाए हैं तो डीएनए बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाओगे? क्या सारे के सारे क्या मिलाओगे भैया? न्यूक्लियोटाइड मिलाओगे। क्लियर भैया? जितना भी न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास वो सब मिलाओगे। अच्छा देखना, हमारे पास एटीपी जानते हो क्या? एटीपी एग्जैक्टली क्या होता है? अरे एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद करो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अरे यही 4 को बताए थे क्या? देखो ये एडेनिन है तो एटीपी, ग्वानिन हो तो जीटीपी,
साइटोसिन हो तो सीटीपी और थाइमीन हो तो टीटीपी। समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है कि हमारे शरीर में कौन टूटता है? हमारे शरीर का जो एटीपी है ना, वो भी नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है, देख लो। अरे बना हुआ है क्या? नहीं समझ में आया? एटीपी का मतलब क्या है? एडेनिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एडेनिन है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ग्वानिन है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब साइटोसिन है, और थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब थाइमीन है। समझ में आया क्या? और यही हमारे पास 4 गो नाइट्रोजन बेस था, क्या? एटीजीसी, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अरे था या नहीं था? तो समझ में आ रहा ना, जब 3 गो फॉस्फेट जुड़ेगा तो एटीपी बना देगा, 3 गो फॉस्फेट जुड़ेगा तो जीटीपी बना देगा, 3 गो फॉस्फेट जुड़ेगा तो सीटीपी। अच्छा ये तुम तीनों में से, इस चारों में से किसी को तोड़ो, सब में से एनर्जी निकलेगा। अरे जब ये एनर्जी दे सकता है तो ये नहीं दे सकता है? ये नहीं दे सकता है? ये नहीं दे, मतलब हमारे शरीर में एटीपी जीटीपी कुछ भी मिल सकता है। अरे सीटीपी भी मिलता होगा और टीटीपी भी मिलता होगा, लेकिन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा टूटता क्या है? समझ रहे हो क्या? सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे को जब एनर्जी जरूरी होता है तो कौन तोड़ता है भैया? एटीपी। अच्छा एक बात बताओ, एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, होता है ना? अरे सुनो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एटीपी। अब मान लो कि मेरे को एडेनिन चाहिए, तो हम ट्राइफॉस्फेट को निकाल दे क्या बाहर, तो खाली मेरे को एडेनिन मिल जाएगा। अच्छा इस एडेनिन को हम डीएनए में यूज कर सकते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड के तौर पे? अरे न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम इसको डीएनए में यूज कर रहे हैं कि आरएनए में यूज कर रहे हैं? डीएनए में। तो क्या तुम इसको लिख सकते हो डीएटीपी? डीएनए में यूज होगा, है ना? डीएनए वाला सीटीपी मतलब डीएनए में यूज होगा साइटोसिन, डी वाला टीटीपी और डी वाला जीटीपी। समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया रे? नहीं समझ में आया तो बोलो। अरे नहीं समझ में आई ये बात तो बोलो। अच्छा डीएनए पॉलीमरेज, हमारा डीएनए पॉलीमरेज की बात करें ना, तो अगर हमारे ही जीन को रेप्लिकेट करना है और हम अपना डीएनए पॉलीमरेज मिलाएंगे तो साला रेप्लिकेट नहीं करेगा। अब तुम बोलेगा काहे? अरे याद करो, अभी अभी हम बोले पीसीआर इज बेस्ड ऑन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। मतलब अगर हम टेम्परेचर को आते हैं तो हमारे डीएनए का प्रॉपर्टी क्या है? दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और हम इसी प्रॉपर्टी को नहीं यूज कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाए हैं, मतलब 80-90 डिग्री तक कम से कम किए होंगे। साला 80-90 डिग्री पे क्या हमारा एंजाइम काम करेगा? अरे हमारा शरीर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है? 37 डिग्री अभी टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 40 डिग्री जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी जाने वाला है रे। अरे क्या इससे ज्यादा लगने वाला है क्या हमारे को? मतलब हमारा जितना भी एंजाइम होगा वो सब हैबिटेड होगा कितना पर काम करने के लिए? अबे 37 से 40 के बीच में, मतलब 35 से लेकर 40 के बीच में वो काम करने के लिए हैबिचुअल है, वो उसी टेम्परेचर पे काम कर सकता है। और हम बोल रहे कि डीएनए के टेम्परेचर को कहां ले जाओ रे? 90 डिग्री पे भाई, 80 डिग्री पे लेकर। मजाक है क्या? जब हमारा एंजाइम काम कर ले? नहीं, उस वक्त हमारा एंजाइम काम नहीं करेगा। मतलब हम किसी भी कीमत पर फिर डिवाइड हम नहीं कर पा रहे, हम इसको एम्पलीफाई। मतलब अब हमारा अगला काम क्या होगा? हम पूरे दुनिया को छान मार के सिर्फ एक चीज ढूंढेंगे जो ऐसा एंजाइम हो जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करे और डीएनए को रेप्लिकेट कर दे। सही है? अरे हमारे में नहीं, किसी दूसरे में ही मिले। कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज हो किसी ऑर्गेनिज्म से निकले जो क्या करे? हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए को रेप्लिकेट कर। मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चुन ले जो हाई टेम्परेचर पर ही रहता हो। अरे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहता है ना रे? अरे बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रहता है कि नहीं रहता है? कोनो कोनो तो 80-90 डिग्री पे भी जिंदा रह जाता है बैक्टीरिया। तो बताओ 80-90 डिग्री पे बैक्टीरिया जिंदा है, इसका मतलब उसके अंदर का एंजाइम काम कर रहा है, तो साले में से एंजाइम निकाल ले और उससे रेप्लिकेट करवा दे। क्या उसके डीएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे रे? अरे बोलो भाई। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज सीधे सीधे हमारा नहीं है, ये वो डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? अभी नहीं समझ में आई तो बोलो। अरे यहां तक नहीं समझ में आया तो बोलो। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो अपन बात करेंगे। मतलब हमारा जो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है वो किस टाइप का है थोड़ा बताओ। क्या ये स्पेशल टाइप का है क्या, जो टेम्परेचर को सह सकता है, मतलब हीट रेसिस्टेंट है? अरे बोलो, क्या ये स्पेशल टाइप का है क्या जो हीट रेसिस्टेंट है? तो हमारा यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्पेशल टाइप ऑफ हीट रेसिस्टेंट, जो हीट को रेसिस्ट कर सकता है, ऑफ हीट रेसिस्टेंट
एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब कहां कहां से ऑब्टेन्ड होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। हम कहां कहां से लेंगे, हम ऐसा एंजाइम लेंगे जो हाई टेम्परेचर पे भी काम करे, क्योंकि हम डीएनए के किस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन कब होता है डीएनए का, जब हम 90 डिग्री के पार ले जाते हैं तब, और 90 डिग्री पे हमारा एंजाइम काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे को कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो 90 डिग्री के पार पे भी काम करे। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे आया कि नहीं आया? मतलब हम लोग वो बैक्टीरिया यूज करेंगे जो हाई टेम्परेचर पे रहता हो। तो हाई बैक्टीरिया पे रहने वाला टेम्परेचर देखना, दो तरह का वर्ड होता है, याद करो मैंने तुमको बताया था। एक वर्ड होता है फिलिक और एक वर्ड होता है फोबिक। फिलिक का मतलब अरे प्यार करे, और फोबिक का मतलब जो डरे। अरे टेम्परेचर से प्यार करने वाला फिलिक और टेम्परेचर से डरने वाला फोबिक। अच्छा, पानी से डरने वाला हाइड्रोफोबिक, पानी से प्यार करने वाला हाइड्रोफिलिक, तो टेम्परेचर से प्यार करने वाला थर्मोफिलिक और टेम्परेचर से डरने वाला थर्मोफोबिक। तो हम लोग यहां पे थर्मोफिलिक को यूज करेंगे कि थर्मोफोबिक को यूज करेंगे? थर्मोफिलिक, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ हीट रेसिस्टेंट एंजाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोफिलस बैक्टीरिया की थर्मोफोबिक बैक्टीरिया। समझ में? तो यहां पे हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग थर्मोफिलस बैक्टीरिया को यूज करेंगे। और थर्मोफिलस बैक्टीरिया तो बहुत सारे तरह का होगा ना भाई, तुमको दिक्कत हो रहा है तो अब हम अलग अलग एंजाइम का नाम पढ़े क्या? अरे अलग अलग एंजाइम का नाम पढ़े क्या? तो इसमें हमारा सबसे पहला जो एंजाइम है वो है हमारा टैक पॉलीमरेज। सबसे पहला एंजाइम क्या है हमारे पास? टैक पॉलीमरेज। सबसे पहला एंजाइम क्या है हमारे पास? अरे बोलो, टैक पॉलीमरेज। और इसको हम निकालते हैं फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। ये एंजाइम का नाम है भाई, टैक पॉलीमरेज। समझ रहे हो ना, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। और ये हम निकालते हैं फ्रॉम थर्मस एक्वेटिका। एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिका बैक्टीरिया। और वहां से हम कौन सा एंजाइम निकालते हैं, बोलो जरा, टैक पॉलीमरेज। और उसको हम यूज करते हैं यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया यहां तक? अच्छा, सबसे खास बात, हमारे डीएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंसी कितना होता है, कितना डिग्री पे अच्छा काम करता है? 37 डिग्री पे, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे। अब ये इसका खास बात है कि इसका जो बेस्ट इफिशियंसी होता है ना, इसका जो सबसे अच्छा इफिशियंसी होता है वो होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ क्या ये हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं क्या? अरे क्या हम इसको डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे यूज कर सकते हैं? तो तुमको क्या याद रखना है, समझ में आई क्या बात? क्या? तो टैक पॉलीमरेज का बेस्ट इफिशियंसी कितना है भैया? 72 डिग्री, मतलब उस पर एकदम अच्छा काम करती है। अच्छी बात है ना भाई। हमारे को टेम्परेचर, अरे यार हमारे को टेम्परेचर ज्यादा पे काम करने वाला चाहिए था ना भाई, तो मिल गया मेरे को। अच्छी बात है कि नहीं? तो मेरे को क्या क्या याद रखना पड़ेगा भैया, कि सबसे पहले टैक पॉलीमरेज एंजाइम कहां से निकालते हैं, थर्मस एक्वेटिका बैक्टीरिया से, या फिर थर्मस एक्वेटिकस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, थर्मस एक्वेटिकस या फिर थर्मस एक्वेटिका, दोनों बात बराबर है। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? अब बोलेगा ही नहीं भैया। तो कौन सा बैक्टीरिया का नाम है, थर्मस एक्वेटिका बैक्टीरिया। उसमें कौन सा एंजाइम निकलता है, टैक पॉलीमरेज, और उसको हम यूज करते हैं एज अ डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही बहुत सारा एंजाइम होगा, एक एक एंजाइम थोड़े होगा दुनिया में। तो दूसरा का एंजाइम का नाम समझना, दूसरा का एंजाइम है फ्लू, है ना, इसको फ्लूए पढ़ा जाता है, फ्लू पॉलीमरेज। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अगला कौन है हमारा, फ्लू पॉलीमरेज। और ये निकलता है पायरोकोकस
फ्रॉम पायरोकोकस फ्लूरिकस बैक्टीरिया से। कहां से निकलता है भैया? फ्लूरिकस बैक्टीरिया से। वापस से समझना मैं क्या बोल रहा हूं भैया। फ्लू पॉलीमरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पायरोकोकस फ्लूरिकस बैक्टीरिया। याद रहेगा नाम क्या है भैया? पायरोकोकस फ्लूरिकस बैक्टीरिया से कौन सा एंजाइम निकलता है? फ्लू पॉलीमरेज। क्या निकलता है भैया? फ्लू पॉलीमरेज। क्या निकलता है भैया? फ्लू पॉलीमरेज। 3 एंजाइम का नाम यहां पे याद रखना है, ठीक है भैया। अगला है हमारा तीसरा एंजाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वेंट पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेंट पॉलीमरेज। और ये निकलता है भैया थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया से। किससे निकलता है? फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। कहां से निकलता है? फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। वापस से बोलो। अरे याद रह जाएगा क्या? अरे समझ रहे हो क्या कि हम टेम्परेचर क्यों यूज कर रहे हैं? अरे समझ रहे हो? समझना जरा, हमको क्या करना है? डीएनए को रेप्लिकेट करना है ना। अरे डीएनए को रेप्लिकेट, अब देखो जब तक हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, बताओ क्या इसका रेप्लिकेशन हो सकता है क्या? बोलो ना। कैसे? तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये दोनों सेगमेंट अलग अलग हो जाएगा। अब दोनों सेगमेंट अलग हो जाए, मान लो ये 5th एंड है और ये वाला 3rd एंड है, ये वाला मान लो 3rd एंड है और ये वाला हमारा 5th एंड है, तो क्या होगा? हमारा प्राइमर जुड़ जाएगा आराम से। यहां पे देखो, यहां पे प्राइमर जुड़ गया और यहां पे प्राइमर जुड़ गया। अब जैसे ही प्राइमर जुड़ जाएगा, बताओ रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? कितना डिग्री पे हो रहा है? टेम्परेचर ज्यादा पे हो रहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे तो मेरा एंजाइम काम नहीं करने वाला है, तो हमको कोई दूसरा एंजाइम चाहिए ना। तो दूसरा एंजाइम मेरे को ये सब चलेगा। कौन कौन सा? टैग पॉलीमरेज, फ्लू पॉलीमरेज या फिर वेंट पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिका, फ्लू पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम पायरोकोकस फ्लूरिकस बैक्टीरिया एंड द वेंट पॉलीमरेज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। याद रहेगा नाम? अरे याद है, याद रहेगा क्या? वापस से बोलो। अरे ये वाला चीज तो तुमको वैसे भी याद रहेगा, ये तो पहले ही बता दिया था कि भैया हम लोग एक कॉपी लेंगे डीएनए का, डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, प्राइमर लेंगे और सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड, डीएनए बनाने वाला एटीपी, डीएनए बनाने वाला सीटीपी, डीएनए बनाने वाला टीटीपी, बराबर है क्या? अरे क्लियर है? अच्छा यहाँ पे डी का मतलब होता है डीऑक्सी। क्या नाम होता है यहाँ पे? डीऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी। वैसे हम बोल रहे हैं डी मतलब डीएनए बोल रहे हैं। क्या है? यहाँ तक समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है? अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज स्पेशल टाइप का होगा जो कि हीट रेजिस्टेंट होगा, जो कि हम कहां से निकालेंगे? थर्मोफिलस बैक्टीरिया। थर्मोफिलस मतलब टेम्परेचर से प्यार करने वाले बैक्टीरिया से हम निकालेंगे। उसमें कितने तरह का एंजाइम है हमारे पास? 3 तरह का। कौन कौन सा भैया? टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, फिर बताओ फ्लू पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फ्लूरिकस बैक्टीरिया, और क्या हमारा वेंट पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे क्या तकलीफ है क्या यहां तक? अब हम लोग इसको देख ले क्या कि हमारा एग्जैक्टली जो हमारा पीसीआर है वो किस किस टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा। अरे तब हम उससे पूरा क्लियर हो जाएंगे ना आराम से। अब नहीं बोलेगा भाई, है ना भाई? यकीन मानना भैया, यहां से एंजाइम से क्वेश्चन आए, ठीक है भाई, चाहे अगला जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वहां से क्वेश्चन आए, पर पीसीआर से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। क्लियर है भाई? अरे आया कि नहीं आया? पीसीआर से एक सवाल आना ही है, चाहे जो कर लो। क्लियर है भाई? पीसीआर से एक क्वेश्चन एकदम तय आना है। क्लियर है भाई? याद रख लोगे क्या? अरे यहां तक हो गया तो मिटा दूं क्या इसको? नहीं हुआ है? चलो करेंगे ज्यादा। हो गया क्या? चलो चलो, तो ये हमारी बात। अब हम लोग उधर लिखते हैं। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है ना? अरे एंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो पीसीआर जो है ना पूरा थर्मल साइकिल चला रहा है, टेम्परेचर वाला साइकिल चला रहा है, और ये टोटल 3 स्टेप में चलाता है। कितने स्टेप में चलाता है भैया? 3 स्टेप में। मतलब हम लोग बोले पीसीआर इज अ 3 स्टेप
थर्मल साइकिल, अरे टेम्परेचर का साइकिल चल रहा है ना भैया, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, पीसीआर, पीसीआर इज अ 3 स्टेप्स थर्मल साइकिल, एक 3 स्टेप का थर्मल साइकिल है। पीसीआर इज अ 3 स्टेप थर्मल साइकिल, मतलब 3 स्टेप में टेम्परेचर को बदल बदल के ये काम करता है। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन। याद करो, डीनेचुरेशन बोला था 90 से पार, बोला था डीनेचुरेशन का मतलब दोनों डीएनए सेगमेंट को अलग करना है। अरे बोलो जल्दी भाई। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या हो गया भाई, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, डीनेचुरेशन। ठीक है भाई। अच्छा, डीनेचुरेशन ऐसे लिखना, इतना जगह खाली रखना। ये होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। कितना होता है, कब होता है ये? चलो, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारा एनिलिंग। क्या होता है दूसरा स्टेप? एनिलिंग। दूसरा स्टेप होता है ANNEALING, एनिलिंग। और ये होता है भैया 54 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे होता है भैया? और तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, अब हमारा नया डीएनए बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाना, है ना भैया। तो अगला 3 स्टेप जो हुआ, वो तीसरा स्टेप जो है वो हमारा क्या है भैया, एक्सटेंशन। अब हमारा डीएनए का नंबर बढ़ जाएगा और ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ 72 डिग्री पे हो रहा है, कौन सा तुम किसको लेना चाहोगे इन तीनों में से? अरे टैग पॉलीमरेज को। कहां से निकलेगा भैया? थर्मस एक्वेटिकस। समझ में आ रहा है कि क्या है? देखो कोई भी टेम्परेचर 37 डिग्री है ये नहीं है, चेक कर लो भाई। अरे नहीं है ना, तो हमारा एंजाइम काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, तो दूसरे का एंजाइम निकालेंगे। अरे हम लोग है ना भाई, किन्हों से कुछ निकाल लेते हैं, है कि नहीं? टैलेंट तो भाई कूट कूट के भरा हुआ है कि नहीं? चलो, यहां तक समझ में आया क्या? अरे आया या नहीं आया? पक्की बात। चलो, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं क्या? अरे स्टेप बाय स्टेप बताऊं? अब बोलेगा ही नहीं सब। चलो आ जाओ, इधर देखो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है क्या हमारे पास? एक डीएनए का सेगमेंट। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? होता है ना। हम इसको गर्म करेंगे कितना डिग्री पर? 94 डिग्री पे। क्या हो जाएगा? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। चलो मान लो ये वाला स्ट्रैंड 5 to 3 है, तो ये वाला स्ट्रैंड 3 to 5 होगा। तो ये जब अलग होगा तो ये वाला 5th एंड बनेगा, ये वाला 3rd एंड बनेगा, ये वाला 5th एंड बनेगा, ये वाला 3rd एंड बनेगा, और ये वाला 5th एंड बनेगा। बराबर है क्या? अरे क्या अलग हुआ या नहीं हुआ? तो हमारा पहला स्टेप हो गया क्या भैया, जब वो दोनों अलग हो गया। अरे दोनों अलग हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। अब अगला स्टेप होता है, देखो अच्छा यहां पे हम कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किए हैं बताओ तो जरा? 94 डिग्री मेंटेन किए। मतलब अगले स्टेप में हम कितना मेंटेन करने वाले हैं? क्या ये वाला स्टेप हमारा चलने वाला है क्या अभी यहां पे? अरे क्या इस स्टेप को हम एनिलिंग बोलने वाले हैं क्या? तो एनिलिंग में क्या होता है मेरे को पता होना चाहिए ना भैया। तो ये देखो हमारा दोनों अलग अलग हो चुका है हमारा स्ट्रैंड। ये वाला 5th एंड है और ये वाला 3rd एंड है, ये वाला 3rd एंड है और ये वाला 5th एंड है। तो समझना, जो हमारा 3rd एंड होता है ना, एनिलिंग वाले स्टेप में क्या होता है, 3rd एंड पे हमारा प्राइमर जुड़ता है। कौन जुड़ता है हमारा? वापस से बोलो, 3rd एंड पे कौन जुड़ेगा हमारा? तो देखो ये हमारा 3rd एंड है और यहां देखो ये हमारा जुड़ गया क्या भैया, प्राइमर। ये वाला 3rd एंड है और यहां जुड़ गया हमारा क्या भैया, प्राइमर। मतलब ये दोनों क्या है भैया, प्राइमर है। अब बताओ अगर प्राइमर जुड़ गया तो अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? तो प्राइमर, अगर तुमसे सवाल आ जाए प्राइमर किस टेम्परेचर पे जुड़ता है, तो कितना टेम्परेचर पे जुड़ता है? 54 डिग्री सेल्सियस पे हमारा प्राइमर जुड़ता है हमारे डीएनए के सेगमेंट से। अरे सही बात गलत बात? अरे बोलो आया नहीं आया? कितने टेम्परेचर पे डीएनए का सेगमेंट अलग हो जाता है? तो 94 डिग्री पे अलग हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? और कितने डिग्री पे उस पर प्राइमर जुड़ता है? कौन से एंड पे जुड़ता है? समझ में आ रहा है क्या? 3rd एंड पे प्राइमर जुड़ गया। तो बताओ क्या डीएनए का फॉर्मेशन यहां से इधर से होने वाला है क्या? तो ये 3rd है तो इसका नया जो बनेगा ये 5th बनेगा। मतलब डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 5 to 3 होता है। सही है क्या? अरे बोलो, अरे आया कि नहीं आया यहां तक? तो अगला स्टेप तुम समझ गया होगा अपने आप, अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा? अरे अगला स्टेप तुम समझ गया ना, अगला स्टेप हमारा एक्सटेंशन होने वाला है। और यहां पे हम कितना डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने वाले हैं? अरे कितना डिग्री? 72 डिग्री हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। कितना डिग्री मेंटेन करेंगे हम?
72 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे हमारा कौन वर्क करेगा? टैग पॉलीमरेज, मतलब रेप्लिकेशन वाला काम करेगा। क्या इसका रेप्लिकेशन यही है, इसका रेप्लिकेशन इधर? क्या एक डीएनए लिए थे, क्या दूगो हो गया क्या? अरे बोलो जरा, यहां तक समझ में आई नहीं आई भाई? अरे बोलो, आया कि नहीं आया भैया यहां तक? कोई दिक्कत? तो देखो, तो ये हमारा एक सेगमेंट था, ये वाला फिफ्थ एंड था, ये वाला थर्ड एंड था। ये बताओ, क्या यहां पे हमारा प्राइमर जुड़ा हुआ था क्या? बोलो, क्या यहां पे हमारा एक नया सेगमेंट बना था क्या? क्या ये वाला थर्ड एंड और ये वाला फिफ्थ एंड बना था क्या? और क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया क्या? बोलो। अच्छा, नीचे वाले के साथ क्या होगा? बोलो। एक सेम यहां पे होगा ऐसा, फिर यहां पे हमारा इस तरह से यहां पे प्राइमर होगा, सही है। और प्राइमर होने के बाद हमारा पे यहां पे डीएनए का सेगमेंट बनेगा पूरा का पूरा, हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके अंदर। बताओ, ये वाला हमारा थर्ड एंड था और ये वाला हमारा फिफ्थ एंड था, तो फिफ्थ के सामने 3 एंड और 3 के सामने फिफ्थ एंड। बताओ, क्या दो डीएनए बन गया है क्या डबल स्ट्रैंडेड? अरे ये अलग क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये 94 डिग्री नहीं है, ये अलग केवल कब होगा? जब 94 डिग्री सेल्सियस होगा। 72 डिग्री पे तो साथे रहेगा। अबे नहीं समझ में आया क्या? 72 डिग्री पे साथे रहेगा या नहीं रहेगा? तो 72 डिग्री पे साथे रहेगा। बताओ, ये स्टेप समझ में आ गया क्या? तो पीसीआर कितने स्टेप में कंप्लीट होता है भैया? 3 स्टेप प्रोसेस है क्या भैया? बोलो जरा। डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। अच्छा, इसको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा कि पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनेलिंग होता है और फिर एक्सटेंशन होता है, सही है क्या? अरे यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम देखा ना भैया, पहले डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस हम दोनों को अलग कर दिए, फिर 54 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या किए? प्राइमर को जोड़ दिए। किस एंड पे? थर्ड एंड पे। किस एंड पे? थर्ड एंड पे। और फिर 72 डिग्री पे टैग पॉलीमरेज मिला के हम इसको देखो कर दिए। अरे किया नहीं किया भैया? बोलो, यहां तक समझ में नहीं आई? अरे बोलो, यहां तक बात समझ में नहीं आई तो जल्दी बोलो। क्या यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? बोलो भाई। पीसीआर समझ में आया? तो तुमको पीसीआर याद रखना पड़ेगा कि नहीं? पीसीआर तुमको याद रखना है, क्योंकि भैया यहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अब बताओ, हम अपना डिजायर जीन, देखो हम अपना डिजायर जीन क्या कर चुके भैया? मल्टीप्लाई करवा चुके ना। अब हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर? अरे आरडीएनए बनाएंगे ना, वेक्टर के साथ मिलाएंगे ना, उसके बाद ट्रांसफर किसके अंदर करेंगे? होस्ट के अंदर। आया कि नहीं आया? अच्छा, एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें अब, तो तुम्हारा जो टॉपिक है ये पूरा चैप्टर 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। अब ओनली 1 वीक, 1 वीक में ये हमारा खत्म हो जाएगा। आज कौन सा दिन हुआ? थर्सडे। तो आज क्लास हुआ, फ्राइडे क्लास कल होगा, फिर शनिवार को तो क्लास होना नहीं है, क्या कि वो तो क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। तो अगले थर्सडे तक तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई या दिक्कत है तो बोलो। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। कोई तकलीफ है यहां तक? क्या ये वाली पार्ट पूरा मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं भाई, इधर मिटा दूं? चलो, तो याद रख लोगे ना भाई एंजाइम के नाम? क्या नाम थे एंजाइम के? बताओ तो जरा मेरे साथ। टैग पॉलीमरेज कहां से निकालोगे? थर्मस एक्वेटिका से। फ्लू पॉलीमरेज कहां से निकालोगे? पाइरोकोकस फ्लूरिकस। और अगला क्या है हमारा? वेंट पॉलीमरेज कहां से निकालोगे? थर्मोकोकस लिटोरेलिस बैक्टीरिया से निकालोगे। बराबर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा स्टेप अगर एक बार चला है तो क्या डीएनए का नंबर 1 से दुगना हो गया है क्या? है ना? दूसरी बार चल गया तो 4 हो जाएगा, 3 बार चल गया तो 8 हो जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, क्या इसी तरह बढ़ रहा है क्या? मतलब हर एक साइकिल के साथ हमारे पास क्या हो रहा है वो बात करेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे, एक नॉर्मल हमारे पास स्टेटमेंट है जो ब्लू पेन से लिखा जाएगा। लिखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ each cycle, after the completion of each cycle, the amount of DNA gets doubled। सही है?
अरे हर बार वो दुगना हो जाता है ना। सो द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, the number of DNA molecule after n cycle is equal to 2 की पावर n। क्या होता है भैया? इज इक्वल टू 2 की पावर n, इज इक्वल टू 2 की पावर n। वापस से बोलना जरा, क्या है हमारे यहां पे? अरे देखो, एक समझ में, हर बार क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। एक साइकिल चलेगा तो 2 की पावर 1, तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 मतलब 2 बार साइकिल चला तो ये कितना हो जाएगा? 4। मतलब n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ साइकिल को, क्योंकि हम कितने बार ये स्टेप को रिपीट करवा रहे हैं, बराबर है क्या? कितनी बार हम ये साइकिल चला रहे हैं। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। भाई साहब यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे यार।